हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए निरंतर क्लासेस ला रहे हैं। इसके पहले भी जो भी हमने क्लासेस दिया है वो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, मान लीजिए एमपी बोर्ड में यदि आप भाई 90% लाना चाहते हो और आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप बेहतर नंबर नहीं ला सकते। तो जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 100 रुपए लगता है। आपको बताऊं बच्चों, मात्र 100 रुपए और प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स बढ़िया आपको मिल जाएंगे। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर करें। ओके बच्चों, चलिए चले आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं बच्चों। जो बच्चे है ना पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज का हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, कौन सा विचार चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है। बताओ बच्चों, चंचलता कब भरती है। देखिए, चिड़िया जो होती हैं भोजन लेने के लिए घोंसले को छोड़ करके बाहर जाती है, लेकिन जब अचानक उनके मन में अपने बच्चों का ख्याल आता है कि हमारे बच्चे भूखे होंगे, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो तुरंत उनके अंदर चंचलता आ जाती है और एक ऐसा मनोभाव उत्पन्न होता है कि हम तुरंत अपने बच्चों के पास जाएं। थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर पढ़ लो, लिखना तो अपने भाषा में ही है, ठीक है। अब आप कहोगे सर हम अपने भाषा में लिख देंगे, हाँ तथ्यात्मक चीजें ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे चैप्टर का कहानी लिख दो। तो नंबर क्या होता है बच्चों, टीचर क्या है आपके लिखने की शैली पर देता है, कैसे आप लोग लिख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये प्रश्न है, ठीक है। अब प्रश्न को आप कैसे लिख पा रहे हो, थोड़ा सा आपको अपने माइंड को प्रेजेंट करके लिखना है, ठीक है। चलिए, सुबह जल्दी भोजन की खोज में बच्चों से दूर चिड़िया यह सोचती है कि किस प्रकार के भूखे व्याकुल उनके बच्चे घोंसले से बाहर झांकते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनका यही विचार उनके पंखों में नई ऊर्जा और संचार करता है और वह दुगने जोश और स्फूर्ति के साथ शीघ्र ही अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं और मिलने के चाह में अपने घोंसले की ओर उड़ने लगते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने यह कहा कि चिड़िया जो है बच्चों के भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए घोंसले से उड़ करके बाहर जाती हैं। और जब बाहर जाती है तो उनके मन में क्या आता है कि बच्चे भूखे होंगे, बच्चे प्यासे होंगे, उनको भूख लगी होगी। और जब ये अंदर आ जाता है कि भाई हम बच्चों के लिए हम कुछ लेने आए हैं, तो अंदर ऊर्जा आ जाती है पंखों में और तुरंत भोजन का इंतजाम करके उड़ करके मतलब अपने घोंसले पर पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सा विचार चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है कि वो सोचती है कि हमारे बच्चे घोंसले से झांक रहे होंगे कि हमारे माँ बाप कब आएंगे, हमारे लिए भोजन लाएंगे, वो भूखे प्यासे हैं। इन चीज के लिए उनके मन में चंचलता आ जाती है। ठीक बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हो सकता है बाजू में, हाँ दिख रहा, चलो ठीक ठीक। चले, अगला प्रश्न है हमारा, कैमरे के सामने बैठे विकलांग को वास्तविक कष्ट क्या होता है। देखो, बंद स्टूडियो में कैमरे के सामने बैठे विकलांग को अनुमान भी नहीं होता कि कार्यक्रम के माध्यम से उसकी विकलांगता का इस प्रकार खुला मजाक बनाया जाएगा कि इसके द्वारा पूछे गए बेतुके प्रश्नों के उत्तर में वह निरुत्तर हो जाएगा। ऐसे स्थिति में उन्हें अपनी विकलांगता से उत्पन्न परेशानी के स्थान पर सार्वजनिक रूप से अपने अपमान का अत्यधिक कष्ट होगा। अब आपको समझाता हूं ये क्या है वास्तविकता में, ये जो आपका उत्तर है बच्चों ये क्या चीज है। देखो, होता क्या है प्यारे बच्चों कि जैसे कभी भी किसी का इंटरव्यू लिया जाता है तो उससे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि वो भावुक हो जाए, और जब भावुक हो जाएगा तो हमारे चैनल का टीआरपी बढ़ेगा। मतलब यदि कोई दीनहीन गरीब है तो उससे ऐसे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं कि वास्तविकता अपने गरीबी का मूल कारण बताए। अपाहिज है वो ऐसी बातें बताए कि भावुक हो जाए। ऐसे क्वेश्चन उससे किए जाते हैं जिससे अपाहिज के मन में क्या है, अपमान सा महसूस होता है और ऐसे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाता, निरुत्तर हो जाता है। उसे ये उम्मीद नहीं रहती कि कैमरे में बैठाकर मुझे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि जिसका मैं उत्तर ना दे सकूं। और ये इंटरव्यू में ये रियलिटी है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि उसके दुख को दूर करने की कोई बात ही नहीं की जाती है, बल्कि उसके प्रेरणा, मतलब एक प्रकार से हम प्रेरणा नहीं कह सकते, उसको एक प्रकार से पीड़ा दायक प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे वो निरुत्तर हो जाता है। यानी जो उम्मीद किया था कि कैमरे के सामने हमसे कुछ ऐसे प्रश्न किए जाएंगे जो हम भावुकता से नहीं बल्कि प्रसन्नता से उसका उत्तर दे पाएंगे, लेकिन कैमरे के सामने जब भी इंटरव्यू साक्षात्कार लिया जाता है तो लोगों को ऐसा
क्वेश्चन कराया जाता है कि ताकि वो भावुक हो जाए, रोने लग जाए, जिससे हमारे चैनल का टीआरपी बढ़ जाए। ठीक है, कहने का तात्पर्य हो ये बच्चों। ठीक है, तो बंद स्टूडियो में कैमरे के सामने बैठा विकलांग अनुमान भी नहीं होता कि कार्यक्रम के माध्यम से विकलांगता का इस प्रकार खुला मजाक, यानी मजाक जैसे क्वेश्चन, बेतुके प्रश्न जिसका जवाब ना दे सके, ऐसे क्वेश्चन करने लग जाए। अपनी विकलांगता से उत्पन्न परेशानी के स्थान पर सार्वजनिक रूप से अपने आप को अपमान कष्टदायी हो गया। कहने का मतलब यही चीज है कि हमें बुलाया गया था, है ना, साक्षात्कार के लिए, परिचय के लिए, लेकिन यहाँ ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं, निरुत्तर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूट जाता है? देखो बच्चों, सूर्योदय के पहले आप देखो कितना शीतल मौसम, ठंडा मौसम, आकाश मतलब एकदम सुरीला, है ना, पेड़ पौधे एकदम ठंड, लेकिन जैसे ही धूप आ जाता है तो हर जगह की वो सारी चीजें छिन जाती है। यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि प्रातः काल में प्राकृतिक का सौंदर्य मनमोहक होता है, बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर। इसीलिए तो कहते हैं कि सुबह उठो, सुबह टहलो घर से बाहर, क्योंकि सुबह का जो हवा होता है शुद्ध होता है, किसी प्रकार से कोई वाहन नहीं चलते, किसी प्रकार से कोई फैक्ट्री काम नहीं कर रही होती है, सब अपने अपने घर में रहते हैं, कोई वातावरण को प्रदूषित नहीं किया रहता है। सुबह का वातावरण बिल्कुल ठंड, प्राकृतिक, मनोरम, है ना। विशेषकर आकाश में सूर्य की आगवानी में वातावरण पर पल प्रतिपल अपना रूप रंग परिवर्तित करता है। भोर काल का यह दृश्य अत्यधिक अल्प समय के लिए रहता है, किंतु देखने वाले को अपने सौंदर्य के जादू से मुक्त कर देता है। आकाश के पल पल बदलते रंग का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है, किंतु जैसे ही सूर्योदय होता है अचानक प्रकृति के अनुमान का सौंदर्य तिलिस्म में हो दूर चला जाता है, दूर हो जाता है। देखो होता क्या बच्चों कि जब सुबह आप सूर्योदय न होने के पहले आप उठो और बढ़िया 1-2 दिन टहलो, फिर देखो एकदम सुनसान, शांत मतलब एक प्रकार से वातावरण, है ना, एकदम मनोरम लगेगा, शुद्ध हवा मिलेगी। लेकिन और एक चीज और है, जब सूर्य निकलना शुरू होती है तो आधा धूप आधा छाया, ऐसे चमकदार, मतलब आप देखोगे लालिमा दिखाई देगा पूरा, है ना, आकाश लालिमा जैसे नजर आएगी। वो सुंदरता कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है वो सब सुंदरता, वो जो मनोरम दृश्य, वो सब समाप्त हो जाता है। यही चीज यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों, काफी क्वेश्चन है, हम फटाफट करेंगे, नहीं तो फिर पता चला क्वेश्चन ही ना हो पाए, है ना। भाई लक्ष्मण के बिना श्री राम को अपना जीवन कैसे लगता है? बताओ कैसा लगता है भाई, कैसा लगता है भाई लक्ष्मण को ना, कैसा लगता होगा? चलो बताओ भाई। देखो भाई यहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिया है कि भाई लक्ष्मण को अरे भाई क्या है, भाई लक्ष्मण के बिना श्री राम को अपना जीवन कैसा लगता है, ये बोला गया है। मतलब जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो श्री राम जी को किस तरीके से लगता है, तो देखो थोड़ा सा, लक्ष्मण के बिना श्री राम को अपना जीवन वैसे ही लगता है जैसे पंखों के बिना पंछी, यदि पंछी के पंख ना हो तो पंछी उड़ नहीं सकती। मणि के बिना सांप, सांप कितना भी पुराना हो, बुजुर्ग हो, लेकिन भैया उसके पास मणि नहीं तो उसकी कीमत खत्म। सूंड के अभाव में हाथी, हाथी का सूंड ना हो तो कभी जीवन यापन कर ही नहीं सकता, सब कुछ सूंड से ही करता है। लक्ष्मण के बिना राम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरीके से लक्ष्मण के बिना राम को अपना जीवन व्यर्थ लगता है। कि जिस प्रकार से पंछी के पंख ना हो तो पंछी उड़ नहीं सकती है, अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती, अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकती है, पोषण नहीं कर सकती है ना। हाथी के सूंड ना हो, सर्प के पास मणि ना हो तो ये सब अधूरे रहते हैं। वैसे श्री राम जी के जीवन में लक्ष्मण जी का विशेष महत्व है। उनके बिना उनका जीवन व्यर्थ है, उनके रहने से ही उनका जीवन अस्तित्व में है, बाकी तो सब नरक में है। तो भाई श्री राम जी बिना लक्ष्मण जी के कैसे रह सकते हैं? ये कब की बात है? जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया जाता है, तब वहां पर बयां की जाती है और श्री राम जी के द्वारा विलाप किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, विज्ञापन शब्द किसे कहा जाता है? विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है, बी धन ज्ञापन, है ना, 2 शब्दों से मिलकर बनता है बच्चों। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। मतलब कुछ विशेष घटना पर आधारित हम जब सूचित करते हैं तो वो क्या होता है? विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की, वस्तु को बेचने का, ये सब चीज है ना, विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। आप लोग देखो समाचार पत्र में लोग कोई अपना विज्ञापन कराता है कि भाई ये होंडा शोरूम है, यहाँ पे है, इतना इतना ऑफर है, ये कलर की गाड़ी है, इतने रुपए का है, यदि आप लोगे तो प्राइज भी मिलेगा। तो ये विज्ञापन कहलाता है। आप कुछ
उत्पाद कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा सामग्री है जिसको आप बेचना चाहते हैं, तो समाचार के माध्यम से उसको बढ़िया बढ़िया पोस्टर बना के विज्ञापन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता ऐसी होनी चाहिए बच्चों कि जो विज्ञापन बनाते हो आकर्षक हो, लोग देखते ही उसे मुहा जाए भैया, अंदर से उनके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि इसे हम खरीद ही लें। ठीक है, सुस्पष्ट होना चाहिए, चित्र या भाषा में स्पष्टता होना जरूरी है ताकि देखने वाले पढ़ने वाले की समझ में विशेष है ना विषय की स्पष्ट जानकारी आ जाए। ठीक है, यहां पर यह बोला गया है कि जब भी विज्ञापन बनाए तो आकर्षक होना चाहिए, है ना, ताकि लोग देख सके, उसमें चित्र भाषा सब कुछ सरल होना चाहिए। जिन बच्चों को ये सारी चीजें नोट्स लेनी है बच्चों, तो आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, मैंने नंबर दे रखा है जिन बच्चों को नोट्स लेना है। तो अगला, दूर के ढोल सुहावन लागे का भाव पल्लवन कीजिए। भाव पल्लवन का मतलब होता है थोड़ा सा विस्तार करना है। देखो बच्चों, जब ढोल पास में बज रहा हो तो कान में ऐसा लगता है कि पर्दा फट जाएगा, है ना, और थोड़ा सा उसका बेसुरा आवाज भी कान में जाता है। लेकिन जब हम दूर से ढोलक को सुनते हैं तो बेसुरा आवाज वहीं पे फैल जाता है, लेकिन जो तीक्ष्ण आवाज होती है, जो वास्तव में मधुर होती है, वो दूर तक सुनाई देता है और दूर से उसका हम आनंद अलग ही ले पाते हैं। पहले समझने की बात करें, इसके बाद डिटेल तो आप आसानी से कर लोगे। मैंने क्या कहा कि भाई दूर कोई ढोलक बज रही है, दूर ढोलक बज रही है तो इसका मतलब वहां पे जो मतलब उसका दो प्रकार का ध्वनि होता है, एक बेतुका आवाज आता है और एक सुरीला आवाज आता है। तो बेतुका आवाज वहीं पे फैल गया, समाप्त हो गया, लेकिन जो सुरीला आवाज है, जो वास्तविक रूप से आनंदित करता है मानव शरीर को, वो दूर तक पहुंचता है। इसलिए दूर से सुनने पर ढोलक का आनंद कुछ और ही रहता है। देखो जरा, दूर के ढोल सुहावन लागे क्योंकि उनकी तीव्रता, ध्वनि की कर्कशता, ये देखो कर्कशता जो शब्द है, जो कर्कश है, वो पास में बैठे पर ज्यादा रहती है लेकिन दूर तक नहीं पहुंच पाती, है ना। इसके विपरीत ढोल के पास बैठने वाले लोगों के कानों में पर्दे फटते रहते हैं, यानी जो पास में ढोलक के जो पास में बैठकर सुन रहा है उसके कान भी फटने लगेंगे। लेकिन दूर किसी मनोरम स्थान पर शाम के समय बजने वाले ढोलों की आवाज अपनी मधुरता के साथ पहुंचती है। जब हम दूर बैठे रहते हैं तो वो जो कर्कशता है वो समाप्त हो जाता है और केवल मधुर ध्वनि हमें सुनाई देता है। सुनने वाले के मन में विवाह उत्सव का मनोरम चित्र उभर आता है। विवाह उत्सव का मतलब ऐसा लग रहा कि कहीं पे उत्सव हो रहा, कहीं पे शादी ब्याह हो रही है। चलिए, शोर शराबे के बीच घर के एक कोने में बैठी तालबंजी नववधू की कल्पना से उनका हृदय आनंदित होने लगता है, प्रेम उल्लास आदि भाव उनके मन में उठने लगते हैं। इस प्रकार पास के लोगों को कटु लगने वाली ढोलक दूर पहुंचकर मधुर बन जाती है। वही चीज मैं आपको जो समझाया कि पास में आपको दिक्कत होगी, लेकिन दूर यदि आप, चलो भाई ये दिख रहा कि नहीं है ना, कट तो नहीं रहा यार, चलो ठीक, मैं इसीलिए सोचा कि बना देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाए। ठीक बच्चों, तो क्लियर है, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। ढोलक की आवाज, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा क्या है? मुहावरा क्या है? मुहावरा लोकोक्ति में अंतर बहुत सिंपल है। बोले सर यूं आसानी से हम कर लेंगे, मुहावरा लोकोक्ति में अंतर बताओ। मुहावरा क्या है बच्चों? एक छोटा सा वाक्यांश है। यार बाबूजी कहां जा रहे हो। मुहावरा क्या है बच्चों? एक छोटा सा वाक्यांश है, ठीक है, एक छोटा सा वाक्यांश है बच्चों, जो किसी के साथ लग करके उसका अर्थ बदलता है, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरा किसी वाक्य का अंश मात्र है बच्चों, है ना, जबकि ये संपन्न वाक्य खंड होता है। मुहावरे के प्रयोग से चमत्कार का प्रदर्शन होता है। लोकोक्ति विषय की स्पष्टता एवं सत्यता को प्रकाशित करती है। ठीक है, ये तो सिंपल है। मुहावरा किसी वाक्य के साथ जुड़ करके अपना अर्थ व्यक्त करता है, लेकिन वो खुद में अपने आप में पूर्ण है, किसी वाक्य के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं बच्चों। एक छोटा सा भाग है, जबकि ये वाक्य खंड होता है। मुहावरे के प्रयोग में चमत्कार का प्रदर्शन भाव होता है। लोकोक्ति के विषय में स्पष्टता एवं सत्यता प्रकाशित होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कविता में बिंबों का प्रयोग आवश्यक है क्यों? बताना बच्चों, कविता में बिंबों का प्रयोग आवश्यक है क्यों? ठीक है, चलिए भाई, कविता लेखन में बिंब एक शब्द चित्र है। देखो भाई, कभी भी कविता में कुछ भी आप लेखन करो, जब उसे लोग पढ़े तो उनके मन में प्रतिबिंब सा छवि उत्पन्न हो जाए, मतलब अंदर प्रतिबिंब बन जाए। जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक चित्र के रूप में समझें, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि बिंब का मतलब होता है चित्र। जब भी आप किसी भी की भी रचना करें, कविता की रचना करें, किसी काव्य संग्रह की रचना करें, तो उसमें इस तरीके से वाक्यांश का प्रयोग करें, उसको किस तरीके से मतलब सौंदर्य उसका उत्पन्न करें कि लोग उसे यदि पढ़ें तो उनके मनोभाव में बिल्कुल
सचित्र मन में इमेज बन जाए। जैसे आप लोग किसी कहानी पढ़ते हो तो कल्पना करने लग जाते हो, आपके अंदर काल्पनिक चीजें उत्पन्न हो जाए कि हाँ ऐसा रहा होगा, हाँ वैसा रहा होगा। कोई कहानी पुराना किस्सा सुनाता है, हाँ भाई वो राजा रहा होगा, राजा के 2 पुत्र, हाँ 2 पुत्र रहे होंगे, उनकी 2 नारियां थी, हाँ 2 रानी थी, और भाई उन्होंने लड़ाई किया, हाँ फिर यहाँ विजय पे इतने पैसे थे, इतने कुंड थे, इतने नदी थे, इतने तालाब थे। मन में हाँ वो नदी तालाब का चित्र उत्पन्न हो जाता है। तो कविता लेखन में बिंब एक शब्द चित्र के समान होता है। इस शब्द चित्रों में के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। कविता लेखन में बिंबों को जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह कविता के संवेदना को प्रकट करता है तथा कवि अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में प्रदान करता है। लेकिन लिखता तो शब्द है, मूर्ति नहीं बनाता, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो अपने मन में मूर्ति सा बन जाता है, मतलब उसका आकार सचित्र हमारे शरीर में अपने आप मनोभाव में उत्पन्न होता है। तो कविता भी लिखते समय कहा गया है कि लेखक को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका सचित्र वर्णन हो, भले ही वो अमूर्त हो लेकिन मन में वो मूर्त रूप से हो जाए। और भैया जब भी कविता पढ़े तो अंदर से एकदम मनोभाव, एकदम सौंदर्य उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, कविता की संवेदना को प्रकट करना चाहिए तथा कविता की अमूर्त कल्पनाओं को मूर्त रूप में प्रदान करना होता है। ठीक है, तो बिंब का मतलब होता है बच्चों शब्द चित्र, यानी किसी भी काव्य को लिखते समय, जैसे कविता है तो कविता को लिखते समय कवि को इस तरीके से मतलब लिखना चाहिए कि भाई वो जो अपना अमूर्त रूप है वो मूर्त रूप में बदल जाए, है ना। कविता को पढ़ते समय संवेदनाएं प्राप्त होनी चाहिए और जो भी आपकी कल्पना है उसको साकार करने के लिए इस तरीके से लिखे कि वो साक्षात्कार एकदम प्रतिबिंब निर्मित करे। अगला प्रश्न जो मुक्तक काव्य की 2 विशेषताएं, मुक्तक काव्य की 2 विशेषताएं आप आसानी से बता सकते हैं। मुक्तक काव्य में बच्चों प्रत्येक छंद का अपना स्वयं पूर्ण अर्थ होता है। ठीक है, और मुक्तक काव्य के छंद किसी क्रम के संचालित नहीं होते हैं, किसी क्रम से संचालित नहीं होते। क्या बोला गया भाई इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मुक्तक काव्य के छंद किसी क्रम से संचालित नहीं होते हैं, जरूरी नहीं रहता कि मुक्तक काव्य के छंद है ना क्रम ही हो। जैसे बिहारी सतसई हिंदी का श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। छंद का एक विशेष बच्चों है ना, यहाँ पर देख लो, छंद किसी क्रम से संचालित नहीं होते, मतलब मुक्तक काव्य के छंद में क्रम की जरूरत नहीं होती। मुक्तक काव्य के छंद का अर्थ स्वयं में पूर्ण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आसानी से वही छंद से है बच्चों कि मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद का स्वयं अर्थ होता है, किसी क्रम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, ये प्रश्न है कहानी के कौन कौन से तत्व हैं बताना। कथानक है ना, पात्र, कथोपकथन है ना, देश काल परिवेश, भाषा शैली, उद्देश्य। ठीक है बच्चों, चलिए कहानी और नाटक में अंतर, कहानी और नाटक में अंतर। कहानी नाटक, कहानी को बच्चों पढ़ा भी जा सकता है ना, और उसको हम सुना भी सकते हैं, लेकिन नाटक को ऐसा नहीं कर सकते। नाटक को देखना है, नाटक को बिना देखे हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो नाटक को देखना भी पड़ता है। लेकिन कहानी जो होता है बच्चों उसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो नाटक होता है वो पात्रों के द्वारा रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। कहानी जो बच्चों, कहानी श्रव्य साहित्य होता है और ये नाटक दृश्य साहित्य होता है। कहानी लेखन की अनेक शैलियां होती है, जबकि नाटक लेखन की संवाद शैली में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो कहानी और नाटक में अंतर तैयार कर लेना। ये इसमें 2 अंतर मैंने ऐड किया क्योंकि अंतर भी धीरे धीरे होता रहे और आप लोगों को तैयार भैया ज्यादा नहीं करना पड़े। थोड़ा आप समझो कि कहानी जो होता है बच्चों, कहानी मतलब कहने वाली कोई भी काव्य संग्रह है, लेकिन नाटक जो है रंगमंच के माध्यम से पात्रों के द्वारा दिखाया जाने वाला काव्य संग्रह है ना। इसमें बात को कहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन नाटक को पढ़ नहीं सकते, नाटक को दिखा करके समझाना पड़ता है। कहानी लेखक की अनेक शैलियों में होती है बच्चों, जबकि नाटक संवाद शैली में होता है। नाटक में संवाद यानी केवल एक दूसरे से बोलचाल करके संवाद के माध्यम से उसको दिखाते हैं। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है बच्चों, आज का आखिरी प्रश्न है कविता का पहला उपकरण, पहली शर्त क्या है बताओ। कविता का जो पहला उपकरण है बच्चों वो शब्द है। शब्द ऐसे होने चाहिए जो कि सरल एवं है ना सुशील होने चाहिए, और अर्थ जो बच्चों शर्त क्या है, मेल जोल आना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं उसमें एक विशेष मेल होना चाहिए। यदि आप विशेष मेल के साथ नहीं लिख रहे हैं तो आपकी कविता का कोई मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है, तो पहला जो उपकरण होता है बच्चों वो शब्द होता है, और जो पहली शर्त है बच्चों वो मेल जोल है। मतलब जब आप कविता लिख रहे हैं तो उसमें मेल जोल होना चाहिए। अंग्रेजी कवि W.H. आर्डेन ने भी कहा
कहा है कि आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें, शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर है ना सदियों में छिपे अर्थ परतों को खोलना। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है। इंटरनेट से जुड़ना, ज्ञापन विज्ञापन की नई दुनिया से जुड़ना, शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश है ना करता है। कहने का मतलब बच्चों कि जब भी हम किसी भी काव्य संग्रह की रचना करते हैं तो शब्द ऐसे हम यूज करें, उपयोग करें जिसका विशेष अर्थ हो, है ना, क्योंकि एक ही शब्द के कई अर्थ हो तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है चाहिए जिसका मेल जोल हो, है शब्दों का। भाई शब्दों का आप जब प्रारंभ में किसी कविता का आप मतलब शुभारंभ करते हैं, है ना, तो उसमें शब्दों के साथ खेलने का तात्पर्य है कि इतने शब्दों का प्रयोग करें, है ना, क्योंकि भाई हर शब्द का अलग अर्थ अलग अलग हो, ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो कि मेल जोल खाता हो। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाकी आप लोगों को सुनना है, रिवीजन करना है फटाफट, है ना। एक दो बार देखो भाई, हिंदी आपसे याद नहीं हो रहा तो कुल मिला के आप पढ़ो, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, पढ़ो बस, हो गया, पढ़ो बस, आप आसानी से नंबर ले आओगे। क्योंकि थोड़ा सा आप इससे हटके भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अर्थ वही होना चाहिए, मूल भाव वही होना चाहिए। और बच्चों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों मात्र 100 रुपए लगता है, 100 रुपए चार्ज है और आपको प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो कॉन्टेक्ट कर लें 968529 ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यार सपोर्ट के लिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।